तो कल के क्लास में यानी इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। तो अभी हम लोग जानेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पढ़ेंगे कि लीफ में जो हमने पढ़ा कि जो लीफ है वो प्लांट का एक पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। इसलिए जाना क्योंकि लीफ जो है वो ग्रीन होता है, उसके पास स्टोमेटा होता है ना। तो ये सब कारण बनते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस के लायक है, लेकिन लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा था। तो इसमें ये पता चला था कि लीफ के अंदर हमने देखा था क्रॉस सेक्शन, तो पता चला कि मेसोफिल जो एरिया है उस कंडीशन उसमें कंटेन कर रहा है पैलिसेड, और पैलिसेड में क्या है तो क्लोरोप्लास्ट है। तो एक्चुअल साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक बनेगा, टॉपिक बनाएंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, टॉपिक बना लीजिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट। लिख लोगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, समझते हैं जरा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट को। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा रहता है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे और लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट is the actual site of photosynthesis. Chloroplast is the actual site of photosynthesis, and it is present, it is found in palisade cell of mesophyll part of leaf। तो पैलिसेड जो सेल है मेसोफिल पार्ट में, ठीक है। तो ये तो फिगर बनाया था, तो इसमें क्लियर है कि मेसोफिल कहाँ है और मेसोफिल में पैलिसेड कहाँ है, क्लियर। इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट is covered with double layered membrane। 2 लेयर रहता है उसके पास, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर लेयर। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इनर लेयर बिलो इनर लेयर स्ट्रोमा या मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, एंड ग्रेनम और थैलाक्वाइड। ग्रेनम या थैलाक्वाइड आर प्रेजेंट। तो ग्रेनम और थैलाक्वाइड प्रेजेंट रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं क्या, जो समझिएगा, जो प्लांट में जो लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है वो होता है ग्रेनम, और जो लाइट के प्रेजेंस में या इंडिपेंडेंस का हो, तो लाइट इंडिपेंडेंस जो फेज है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस occurs in
ग्रेनम और थैलाक्वाइड, ग्रेनम और थैलाक्वाइड में होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस occurs in स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। अब भाई फिगर देख लो कि कहाँ ये क्या चीज है। ठीक है, इसको मिटा दो नीचे। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है जिसके बारे में हमने ये देखा, तो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स हो गया, बिलो में रहता है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जिसके बारे में लिखा, तो हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमने जो बनाया था रेक्टेंगुलर सेल्स, इस तरह से जो रेक्टेंगुलर सेल्स बनाया था यहाँ पर, इस तरह से, है ना। तो ये जो रेक्टेंगुलर सेल्स था, इस सेल में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर थे, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट को हम बड़ा करते हैं, समझ रहे हो। इसी क्लोरोप्लास्ट को हम बड़ा करते हैं तो हमें दिखता है क्लोरोप्लास्ट इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से दिखता है क्लोरोप्लास्ट। और जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन बना दिया ऊपर से और इनर मेम्ब्रेन बना दिया, इस तरह से इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर में आपको बताना है कि क्या क्या पोर्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर में इस तरह से स्टैक्स ऑफ पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा करके। तो स्टैक्स ऑफ पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा। स्टैक्स ऑफ पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर, तो ये जो स्टैक्स ऑफ पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर है सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे स्ट्रोमा लैमेला से, है ना। और इसके अंदर फिर इस तरह से डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप डाल दो, इस तरह से डॉट लाइक स्ट्रक्चर डाल दो। तो ये जो डॉटेड पोर्शन है ये स्ट्रोमा वाला पोर्शन है, या इसको हम मैट्रिक्स कह देंगे। और ये जो स्टैक्स वाला जो सिंगल एक मान लो कि एक पोर्शन है, तो ये सिंगल पार्ट को कहते हैं क्या, थैलाक्वाइड। सिंगल पार्ट को कहते हैं थैलाक्वाइड। लेकिन ये जो थैलाक्वाइड जो सिंगल पार्ट है, ये इसने जो ग्रुप बनाया है, ये जो समूह बनाया है पूरी तरह से, इस पूरे समूह को कहते क्या है, तो दिस इज द ग्रेनम। इस पूरे समूह को क्या कहते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ग्रुप यहाँ पे जो बना हुआ है इसको कहते हैं ग्रेनम। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात। ठीक है, और बाकी आपको मालूम है कि ये वाला जो लेयर है इसी को हमने कहा आउटर लेयर, आउटर लेयर। और ये जो इसके अंदर वाला पोर्शन है ये हो गया इनर लेयर। ज्यादा डिटेल जानोगे तो इसके पास खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होगा, स्टार्च ग्रेन भी इसमें प्रेजेंट होंगे, और खुद का इसके पास डीएनए भी होगा। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है ये, जिसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम प्रेजेंट हो और जो अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता हो, अपना डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता हो, तो वो सेमी ऑटोनोमस कहलाता है। तो ये राइबोसोम और डीएनए इसके पास प्रेजेंट है, तो ये सेमी ऑटोनोमस हो गया। बाकी बात हो गई कि स्ट्रोमा या मैट्रिक्स वाला पोर्शन है जहाँ पे डार्क फेज होगा, यानी लाइट इंडिपेंडेंट फेज होगा। और जो स्ट्रोमा या ये सॉरी
जो ग्रेनम और थैलाक्वाइड है, इस पोर्शन में क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होने हैं वो यही होने वाला है। ठीक है, मोबाइल बता रहा है कि हीट हो रहा है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। हम्म, कोई बात, 7 मिनट बहुत है, उसके बाद आगे वीडियो है डाला हुआ, आप उसको पढ़ सकते हो। एज पर जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ वैसे ही वीडियो आपको मिलेगा, समझ रहे हो। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस करके होगा वहां पे, देखे हो वीडियो? नहीं देखा होगा, आपकी पढ़ाई नहीं ना हुई है, लेकिन आप देखोगे आपको मिल जाएगा। तो इस बार उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आचार्य जी आपको पढ़ा रहे हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, खास करके मैंने ये सुविधा दिया हुआ है ना। चलिए, तो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो अब समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कितने स्टेप में पूरा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस टॉपिक बनाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कहना ये चाह रहा है कि फोटोसिंथेसिस की जो भी प्रोसेस है वो कितने स्टेप में पूरे हो जाते हैं और क्या क्या स्टेप उसमें है। तो आपके बुक ने लिखा हुआ है कि मैकेनिज्म जो है, जो पूरी का पूरा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, आपने बुक में देखा होगा कि जो 3 स्टेप है वो 3 स्टेप क्या है, देखा है? कौन से 3 स्टेप है वो? तो सबसे पहला जो स्टेप है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि द प्रोसेस, द प्रोसेसेस ऑफ photosynthesis, the processes of photosynthesis completed, completed in 3 steps, 3 steps। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये जो टोन, ये जो टर्म होगा ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 टर्म होगा। ठीक है, तो इसको नोट करना है और एग्जामिनेशन में यही व्यू आता है और इसी को नोट भी करना होता है। तो सबसे पहला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का काम कौन कर रहा होता है बताओ? लाइट एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये पहला काम हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड जो वर्क होगा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे हाइड्रोजन डोनर के लिए, और फिर एटीपी और NADPH2 एक फॉर्मेशन होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। सेकेंड क्या होता है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, splitting of water molecules and formation of ATP and NADPH2, NADPH2 क्या? हाँ, फुल फॉर्म परेशान ना हो, फुल फॉर्म मैं लिखा दूंगा, ठीक है? फुल फॉर्म के लिए परेशान ना हो, मैं लिखा दूंगा। तो NADPH2
एटीपी और एनएडीपीएस2 का फुल फॉर्म मैं दिखाऊंगा, फुल फॉर्म लास्ट में पूरा का पूरा दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इस तरह का शॉर्ट फॉर्म आएगा। तो स्प्लिटिंग यानी बॉटल मॉलिक्यूल का टूटना और नया मॉलिक्यूल बनता है एनएडीपी, एटीपी और एनएडीपीएस2, ठीक है, ये दो काम हो गया। तीसरा जो काम है वो क्या है, तीसरा स्टेप है रिडक्शन। CO2 रिड्यूस करेगा, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, reduction of CO2 into carbohydrate. These are the three steps of photosynthesis. ये तीन स्टेप होते हैं, बुक ने यही थ्री स्टेप लिखा है ना। लेकिन हम आगे इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि ये जो थ्री स्टेप है इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो समझना हमको नॉर्मली सा ये है कि ये जो दोनों प्रोसेस है ये ना लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि जो लाइट के प्रेजेंस में होगा वो कहलाएगा लाइट फेज का पार्ट। और ये जो पोर्शन है थर्ड वाला, इसके लिए लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको रखते किस में है, तो डार्क फेज में रखते हैं। तो ये जो दोनों पार्ट हो जाता है ये लाइट के प्रेजेंस में हो जाता है, इसीलिए ये लाइट फेज वाला पार्ट है और इसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो किस में चला जाता है, ये डार्क फेज में चला जाता है। डार्क का मतलब अंधेरे में होना नहीं है, डार्क का मतलब नो नीड ऑफ लाइट, होना तो है दिन में ही। All three processes occur during the daytime, but as per the need and the not need of light. These two actions only occur in the presence of light, and they can occur, है ना, in the presence of light, but they not need of light. इसको कोई need आवश्यकता नहीं है, इसको नीड नहीं है, लाइट इसको चाहिए नहीं। लेकिन दिन में तो लाइट है ना, लाइट तो होगा, लेकिन लाइट के लाइट का जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो इसको नहीं है। यानी लाइट के प्रेजेंस में जो प्रोसेस है वो होने वाला यही दोनों है, ठीक है, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसमें इस्तेमाल होगा। तो देयर इज नो नीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, नीड ऑफ लाइट भी है और प्रेजेंस ऑफ लाइट भी है। इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट है बट नॉट नीड ऑफ लाइट है, ठीक है, लाइट है बट उसको जरूरत नहीं है। तो ये थर्ड प्रोसेस होगा, ठीक है, क्लियर, अच्छा ठीक है। तो चलिए इसके आगे भी देख सकते हैं, इसके आगे आगे पढ़ाई करेंगे, अगले क्लास में देख लेते हैं। अगले क्लास में आपका तो जो पार्ट है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, यानी प्लांट जो न्यूट्रिशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो दिक्कत, और आगे की वीडियोस आप देख सकते हैं जाकर के यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दिक्कत होगा तो फिर पूछेंगे क्लास के दौरान, ठीक है।